Hello guys, how are you all? Welcome to Wi-Fi Study CSR Net YouTube channel. This is Neeraj Bangdua, and you know very well we have started a series 1000 super question series जिसमें हमने अभी तक 111 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज शुरू कर रहे हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन को सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। आप लाइक नहीं करते हो, दैट इज़ 112, लाइक कर देना फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 गेट का क्वेश्चन है। सॉलिड आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 4x4 मैट्रिक्स है। आज तक आपने 2x2 की मैट्रिक्स की है और 3x3 की मैट्रिक्स की है, इसलिए थोड़ा ओड लग सकता है। 4x4 की मैट्रिक्स है। तो प्लीज सॉलिड व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 आयोटा 0 0 2 आयोटा एंड 0 आर ऑप्शन आर -2 -1 1 2 -1 1 0 2 1 0 2 3 -1 1 0 3। तो what are the option? तो please solve it. Very easy question with tricks. I already told you. So trick भाई, ये हिंट है आपके लिए, तो प्लीज सोल्व इट। वेरी इजी, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, प्लीज सोल्व इट। हो गया होगा सॉल्व इतनी देर में, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अभी 4x4 की मैट्रिक्स है, 4x4 की मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, यही मैं कर देता हूँ सॉल्यूशन, मैं करवाऊँ या आप कर दोगे? हो गया होगा, आई होप। तो जैसे हमने इससे पहले किया है, जब हमने 2x2 की मैट्रिक्स ली तो 2 आइगन वैल्यू थी। जब 3x3 की मैट्रिक्स ली तो 3 आइगन वैल्यू थी। जब हम 4x4 की मैट्रिक्स लेंगे तो आपके पास डेफिनेटली 4 आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद रूल हमारे वही रहेंगे भाई, लैम्डा 1 सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल आइगन वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को आप ए मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, और उनका सम किसके इक्वल होगा? और उनका सम किसके इक्वल होगा? ट्रेस के इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब मैं बता दूं, आई थिंक आपसे हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप देखिए। तो आपके 4x4 की मैट्रिक्स है, तो ये देखिए ट्रेस, जो आपके आइगन वैल्यू उनका सम कीजिए। ये क्या है? 0 + 0 + 0। तो ये आपका जो सम रहेगा वो, ये आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आप देखोगे तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो ट्रेस होता है वो डायगोनल वैल्यू का सम के इक्वल होता है। तो ये आपका जो ट्रेस है, दैट इज सम ऑफ आइगन वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ बात करूँ, ट्रेस ऑफ आइगन वैल्यू मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस में लैम्डा 2 प्लस में लैम्डा 3 प्लस में लैम्डा 4 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इन ऑप्शन में देखिए भाई, ये आपका आइगन वैल्यू है -2 -1 -3 1 एंड 2 3, तो ये हो गया आपका 0। यहाँ देखिए 0 2 हो गया, यहाँ पर देखिए 6 हो गया, यहाँ पर देखिए आपका 3 हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और कहीं आपका 3 0 नहीं बन रहा, और कहीं आपका 0 नहीं बन रहा, ऑप्शन ए में ही 0 बन रहा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं। यहाँ पर आप देखोगे तो आपका आंसर आइगन वैल्यू का सम 2 बनेगा, यहाँ पर आप देखोगे आइगन वैल्यू का सम 6 बनेगा, यहाँ पर आप देखोगे आइगन वैल्यू का सम 3 बनेगा। बट मुझे क्या चाहिए? ट्रेस क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो 0 किस केस में बन रहा है? ओनली 1 केस में बन रहा है, एक ही केस में बन रहा है। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चले, आई होप समझ में आ गया होगा भैया। जैसा आप जानते हो आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना चाहिए प्ले स्टोर से। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, सिलेक्ट योर गोल में CSR UGC नेट सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। CSR UGC नेट सेलेक्ट कीजिए। देन जब आप CSR UGC नेट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो ये सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरा नाम सर्च कीजिए, दैट इज नीरज बंगड़ुआ। ओके, तो मेरे प्रोफाइल में जाना, मुझे फॉलो करना। फॉलो करने पे मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए।
हमने क्लास में थोड़ा सा चेंज किया भाई, अब थर्सडे को 10 PM पे क्लास होगी, मतलब आज 10 बजे क्लास होगी, कंफर्म क्लास है 10 बजे होगी अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप मेरी प्रोफाइल ओपन करोगे तो ऐसे आएगा, ये इस तरह का आपको आएगा और ये आपको क्लास आएगा। तो ये सी ऑल में जाना, सारी क्लास देख लेना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने 70% कंप्लीट करवा दिए, क्वांटम मैकेनिक्स है, MP करवा रखी है, EMT के क्वेश्चन करवा रखे हैं, और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से CSR का जो एग्जाम है होपफुली आपका दिसंबर में हो जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये कोर्स भाई जो है, ये कोर्स प्लस कोर्स है, जिसमें मैं क्वांटम मैकेनिक्स डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन में, मतलब होल सिलेबस करवा रहा हूँ। अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ये कोर्स हो गया कंप्लीट, अब 11 अक्टूबर से सेकंड पार्ट हमारा शुरू हो चुका है, जिसमें एक ही लेक्चर लिया है, दूसरा लेक्चर फ्राइडे को है, इस फ्राइडे को होगा, ठीक है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छा करना चाहते हो तो आपको प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और प्लस कोर्स कैसे ज्वाइन किया जाएगा उसके मैं बता देता हूँ। आपको अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, अपनी श्रद्धानुसार ले लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा आपको 12 मंथ लीजिए, 963 पर मंथ के हिसाब से 11,550 रुपये का पड़ेगा। इस पर आपको ऑफ दिला देते, ये कोड यूज कर लेना NRJ10, इसको उठा के, इस कोड को उठा के यहाँ रख देना NRJ10, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट के बाद जो आपका 11,550 रुपये बन रहा था, वो आपका कट के अब 10,395 रुपये बच जाएगा। 10,395 रुपये बच जाएगा, मतलब 10,000 रुपये में 12 महीनों के लिए आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे, जिसमें आप सभी एग्ज़ाम के लिए, ऐसी बात नहीं है, CSIR हो गया, गेट का भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, TIFR का भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, जेस्ट का भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, BARC का भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, जितने भी आपके एग्जाम सबका सिलेबस कवर हो जाए। आप CSIR की बात करो, अगर आप क्वालिफाई करते हो, जो आराम से हो जाएगा, मतलब 1 साल सीरियसली पढ़ोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, रुकने का कोई चांस नहीं है। 31,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे, प्लस में 7400 आपको HRA मिलेगा, मतलब 38,400 रुपये पर मंथ मिलेगा। इतने तो एक सैलरी पर्सन के भी नहीं होते। तो ये आपका 8 या 9 दिन में आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा, जो आप 10,000 रुपये लगाओगे यहाँ पर। तो इससे अच्छा ऑफर और क्या लोगे भाई। और जैसे भाई किसी बच्चों को ये हो भाई पेमेंट कैसे करेंगे, आप डेबिट और क्रेडिट से भी कर सकते हो, UPI से भी कर सकते हो, वॉलेट से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से। मान लो एक साथ पैसा नहीं, फिर क्या करोगे, उसका भी सोल्यूशन है, EMI कर सकते हो। डेबिट और क्रेडिट पे दोनों पे अवेलेबल है, नो कॉस्ट EMI, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगेगा। जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट लिया जाए, एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं चाहिए भाई, उतना ही पैसा चाहिए। और ये भी सबसे सस्ता है। मार्केट में जाओगे फैकल्टी के नाम पे उन पे एक ही टीचर सिंगल बंदा ही चला रहा है, या फिर 2 बंदे चला रहे हैं, 20,000 रुपये कम से कम, 25,000 रुपये, कितने दिनों के लिए, 5 मंथ के लिए। भाई यहाँ पर टाइम देख लीजिए और पैसा देख लीजिए। और फैकल्टी यहाँ पर 10+ है, और भी एजुकेटर ऐड होते रहते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं, आपने ये मेरा कोड यूज कर लिया तो आपको मेरी वीडियो देखने को मिले, जितने भी एजुकेटर सबकी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। बात करें भी फ़ायदे, अब प्लस लोगे डेफिनेटली फ़ायदे तो होने चाहिए ना भाई। मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, प्लस लेने के बाद फिर आपको स्पेशल और यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, डाउट सेशन, भाई मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन का मतलब है पूरा CSR का पैकेज मिलेगा, जिसमें केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, और आपका मैथ हो गया, सारे हो गए। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस है भाई, इसका मतलब ये हुआ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ऐसा कोई सीन नहीं, आपने ये कोड NRJ10 यूज किया तो आपको मेरी ही वीडियो देखने को मिलेगी, जितने भी एजुकेटर आपको सबकी वीडियो देखने को मिलेगी। डाउट सेशन होगा, PDF मिलेगा सभी क्लासों का, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा मुझसे भी, बाकी फैकल्टी से भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज होगा और होमवर्क दिया जाएगा। ये सारे फायदे अभी आपके अनअकैडमी प्लस पे आने के। कोड अपना क्या रहेगा, कोड अपना वही रहेगा भाई, NRJ10। ये कोड यूज कीजिए और 10% डिस्काउंट लीजिए भाई, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, ठीक है। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी प्लस कंसीडर करना ही करना चाहिए। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखिए व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, ए रोड ऑफ लेंथ L नोट मेक्स एन एंगल थीटा नोट विद Y एक्सिस in its rest frame, while rest frame moves to right along x-axis with relativistic speed v, the v with respect to left frame. If gamma is equal to 1 minus v square by c square under root 1 by,
देन द एंगल थीटा इन द लेफ्ट फ्रेम इज, ऑप्शन आर दिस वन, ए बी sorry B, C, D. These are 4 option. तो कैन यू सोल्व इट और नॉट? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना, आपको क्या दिया और क्या पूछा गया। रेस्ट फ्रेम का मतलब ये होता है एक ऐसा फ्रेम, ये आपका कोई फ्रेम है जब आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ये आपका जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है। मूविंग फ्रेम का मतलब ये होता है आपका एक फ्रेम ये इस तरह है, लेकिन आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो ये आप इसको जो किताबों में देखा जाता है, आप ऐसे लिखा होता है आपको, ये आपका कोई फ्रेम है, ठीक है, ये अब रेस्ट पे है, मतलब ऑब्जर्वर अब यहीं पर है, और अब ये आपका दूसरा फ्रेम है, ठीक है। ये फ्रेम को मूवेबल स्पीड से दिखाते हैं, मतलब आपका यहाँ जो ऑब्जर्वर है वो मूविंग है, आपका जो ऑब्जर्वर है वो मूविंग है, बस इस ऐसे देखा जाता है इस चीज़ को। तो मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, पीछे देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ए रोड ऑफ लेंथ एल नोट मेक्स एन एंगल थीटा नोट, कोई रोड है जिसकी लेंथ एल नोट है, एंगल थीटा बना रही, किसके साथ? विद वाई एक्सिस इन इट्स फ्रेम, वाइल रेस्ट फ्रेम मूव्स टू राइट along the x-axis with relativistic speed v naught with respect to the left frame if gamma is equal to 1 by 1 minus v square c square का अंडर रूट, ये आपका उसका मतलब ये होता है द एंगल थीटा इन द लेफ्ट फ्रेम, एंगल क्या रहेगा? हो जाएगा? यस और नो? मैं कराऊं? देखिएगा solution. We have a frame of reference, rest frame like this one, where is a rod of length here making angle theta, naught with respect to y axis. This one is x axis and this one is y axis, which means this one is the rest frame, which means observer is also here, means observer is rest, your observer is at rest. Okay, then if an observer is moving with any relative speed, then what is the, भाई आपका एक ऑब्जर्वर है वो अब रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो रोड तो उसको भी दिखाई देगी, यहाँ पर उसको भी एक एंगल दिखाई देगा। जब ये रेस्ट पे था तो इसको एंगल थीटा नोट दिखाई दिया था, जब ये रेस्ट पे था तो इसको एंगल थीटा नोट दिखाई दे रहा। अब रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहा तो डेफिनेटली एंगल आपका चेंज हो जाएगा। चलो मान लेते हैं भाई जब रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहा था इसको थीटा नोट ना दिखाई दे के थीटा दिखाई दे गया भाई, ओके। इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ भाई, यहाँ भी एक एंगल बना एक्स एक्सिस, इसको मैं अल्फा नोट मांग लेता हूँ। तो भाई इसको अल्फा नोट ना दिखाई देगा, क्या दे देगा? अल्फा देगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ये आपको बताया था। मतलब यहाँ आपका रेस्ट पे है ऑब्जर्वर, यहाँ आपका रेस्ट पे ऑब्जर्वर, यहाँ पर ऑब्जर्वर आपका किसी स्पीड से, रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, सो भाई ये कंप्लीट एंगल तो आपका 90 का ही है, क्योंकि प्लेन आपके परपेंडिकुलर होते हैं ना ऐसे। तो थीटा नोट प्लस में अल्फा नोट मस्ट बी इक्वल टू 90 एंड थीटा प्लस में अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 90। रिलेटिविस्टिक स्पीड होने से 90 थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो थीटा नोट मस्ट बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा नोट, और उल्टा लिखना चाहो तो ऐसा लिख लो 90 माइनस थीटा नोट, जो भी आपका मन करे। थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा या अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, दोनों बात तो आपकी सही है। अब भाई अब बात करें, जो आपका टेंजेंट ऑफ अल्फा नोट है वो किसके इक्वल होगा? ये आपका कब है? जब ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। मान लो आपका ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पे है, जब टेंजेंट ऑफ अल्फा नोट है वो कब किसके इक्वल होगा? जब ऑब्जर्वर आपका क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। सॉरी ये मत लिखिए, ऐसे मत लिखिए, मतलब यहाँ पर जो टेंजेंट ऑफ अल्फा, मतलब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, वो किसके इक्वल होगा? वो होगा भाई आपका टेंजेंट ऑफ अल्फा नोट डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर, ठीक है। मतलब टेंजेंट ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू गामा ऑफ टेंजेंट ऑफ अल्फा नोट। भाई आपका गामा उसमें दिया हुआ भी है,
उसमें कुछ ऐसा दे रहा है, अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, गामा इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर की पावर -1/2, मतलब 1/1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर की पावर 1/2, मतलब 1/√1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर, ये होता है। ठीक है, ये आपका गामा होता है। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके इक्वल आ गया? टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके इक्वल आ गया? गामा ऑफ टेंजेंट ऑफ अल्फा नोट। मैंने एक रिलेशन देखा था भाई, अल्फा होता है 90 माइनस थीटा और अल्फा नोट होता है 90 माइनस थीटा नोट। तो ये हो जाए टेंजेंट ऑफ 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा नोट, मतलब ये हो गया आपका कोट ऑफ थीटा। कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू गामा कोट ऑफ थीटा नोट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/गामा टेंजेंट ऑफ थीटा नोट। इसका मतलब भाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में 1 है, ये आपका 1 हो जाएगा, 1/कोट आपका टेंजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/गामा टेंजेंट ऑफ थीटा नोट। अरे भाई मेरा कहने का मतलब ये कैसे आया है, ये मैं बता देता हूँ, कहीं किसी को कन्फ्यूजन हो। ये रहा कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू गामा कोट ऑफ थीटा नोट। यहाँ भी आपका 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी आपका 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1/कोट ऑफ थीटा नोट इंटू में गामा इज इक्वल टू 1/कोट ऑफ थीटा। 1/कोट थीटा आपका क्या होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा नोट। ये आपका गामा आपका नीचे रह जाएगा। 1/कोट थीटा किसके इक्वल होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा। यही बात लिखिए। तो मुझे क्या निकालना है? थीटा की फॉर्म में आंसर निकालना, तो टेंजेंट इनवर्स आपका 1/गामा कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए, टेंजेंट ऑफ थीटा नोट। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में चले, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बस ऐसे ही करना था। समझ में आया भाई? समझ में आया भाई? सिंपल सी बात है, देखो यार कुछ नहीं सोचना है। जब आपका कोई रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करता है, टाइम डायलेशन होगा, लेंथ डायलेशन होगी, ठीक है, वेलोसिटी आपकी चेंज होगी, ये सब फैक्टर आपके चेंज होते हैं। उसी तरह एंगल भी आपका चेंज होगा ही होगा। मतलब उसने जब आपका रेस्ट पे था, मान लो मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरे रिस्पेक्ट में कोई एंगल, कोई अब मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके रिस्पेक्ट में एंगल चेंज होगा ही होगा। प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो आप ये चीज़, ठीक है। और वो रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करेगा तो एंगल आपका चेंज होना ही होना है। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। चलो कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई। इस तरह का क्वेश्चन एक और था, लेकिन वह जेट स्केयर था, ये बात याद रखना। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग, फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ जेड बाई जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ओब्लिक आर ट्रू। यहाँ पर ओब्लिक आएगा। z इज इक्वल टू 0 पोल ऑफ ऑर्डर 1, z इज इक्वल टू 0 पोल ऑफ ऑर्डर 3, z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, z इज इक्वल टू 0 रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। भाई पोल ऑफ 3 वाला तो आपको पहले ही देखते ही आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर z की कोई पावर नहीं है। पहला ऑप्शन तो आपका गलत है, मतलब आप 25% तो करेक्ट हो चुके हो। ये कब आता है भाई? सिंगुलर पॉइंट कब आता है, पोल कब आता है? ये तो आपको मैंने बता रखा ना, डिनोमीटर से आता है। डिनोमीटर को 0 के इक्वल पुट कीजिए। पुट करने की भी जरूरत नहीं अभी, तो हो जाएगा। यस और नो? सी ऑप्शन का तो मैंने बता दिया, तो ऑप्शन होगा ही नहीं आपका, पहली बात है। अब तो आपके लिए 3 ही ऑप्शन बचे हुए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर पावर होती तो फिर आपका पोल ऑफ ऑर्डर, अगर मान लो या 3 पावर होती, फिर हम सोचते हैं भाई आपका पोल ऑफ, फिर हम देखते हैं या नहीं है। ठीक है, कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ ये होगा, लेकिन पावर होनी चाहिए आपका
3 से पोल ऑफ ऑर्डर 3 होगा, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन वैलिड होगा या नहीं होगा, ये मैं कह रहा था। तो अब आपके पास ये ऑप्शन है, ये बता दीजिए। आई थिंक आई शुड सॉल्व इट। Let's talk about the solution. What we have given, we have f of z which is equal to sin of z divided by z। जब मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन और नॉन एनालिटिक फंक्शन करवाया था अन अकेडमी पे, तो मैंने पहले बताया था, जब आपका क्या कहते हैं, ये आपका एनालिटिक नॉन एनालिटिक कहाँ से आता है, डिनोमिनेटर से आता है। तो डिनोमिनेटर को आप जीरो के इक्वल पुट कीजिए, तो z इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका क्या होना चाहिए, अभी पोल होना चाहिए। देखने से एक बार क्या लगता है, भाई ये ऑप्शन ए हो जाएगा, अभी पोल है आपका ऑर्डर का। बट जब आप z की वैल्यू जीरो रखोगे, तो यहाँ पर जीरो बाई जीरो की कंडीशन आएगी, जो क्या है, इनडिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेंट है। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू कुछ वैल्यू होती है जीरो बाई जीरो, इनफाइनेट नहीं। अगर आपका इनफाइनेट बनता फिर तो मैं पोल को कंसीडर कर सकता था। अगर जीरो बाई जीरो आती है फिर मैं पोल नहीं कंसीडर करूंगा। याद रखना, पोल आपका कब होता है, जब इनफाइनेट आए। अगर इनफाइनेट नहीं आए, जीरो बाई जीरो आए, इनफाइनेट डॉट इनफाइनेट आए, इनफाइनेट बाई इनफाइनेट आए, तो आप वो अनडिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो उस केस में आपका पोल नहीं होता, उस केस में आपका पोल नहीं होता, मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके बनेंगे ही नहीं, पोल वाले ऑप्शन तो आपके बनेंगे ही नहीं। तो आप 50% करेक्ट हो गए। अब 50% आपको देखना है इस इनमें से कौन सा होगा। एसेंशियल है, रिमूवेबल है, एसेंशियल है, रिमूवेबल है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन को एक्सपेंड कर दीजिए, दैट इज जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस में जेड की पावर 5/5 फैक्टोरियल। ऐसे आपका आगे सोल्व होता जाएगा एंड आपका यहाँ पर 1/z हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करोगे, 1 - z² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में जेड की पावर 4/5 फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर 6/7 फैक्टोरियल। ऐसे आपका आता रहेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई, जेड की पावर माइनस के में कोई भी पावर नहीं है, तो ये आपका क्या है, रिमूवेबल, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। ये आपका एक सिंगुलर पॉइंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट की बात थी, सिंगुलर पॉइंट तो आपका डेफिनेटली है, मल्टीपल वो मल्टी ब्रांच फंक्शन तो है नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं रहेगा, तो सिंगुलर पॉइंट का ऑप्शन, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं है। तो वो रिमूवेबल है, तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है भाई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चले, सोल्व कीजिए भाई। क्वेश्चन क्वेश्चन 114 था नहीं, लास्ट 115। गिवन द फोर वेक्टर u1 u2 u3 u4 आर लीनियरली डिपेंडेंट पेयर इज। भाई सिंपल सी बात है, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, जब एक दूसरे पे डिपेंड करे। और कुछ मत फालतू की वो डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़ो, बता दो, जो एक दूसरे पे डिपेंड करे वो आपका लीनियरली पेयर है। तो u1 u2 क्या एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, देखना। u1 u3 क्या एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, तो u1 u4 क्या एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, u3 u4 क्या एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। डिपेंड से मेरा मतलब, थोड़ी और हिंट दे देता हूँ आपको, फटाफट सोल्व कर दीजिए। मतलब u1 मस्ट बी इक्वल टू u2 विद सम नंबर, विद सम नंबर, तो ये हो जाना चाहिए। पेयर के बारे में पूछा, आप दो को ले नहीं सकते, u1 u2 इज इक्वल टू u3, तो ये तीनों भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, ऐसे भी पेयर बना सकते हो। u1 u2 u3 मस्ट बी इक्वल टू u4, आपका ऐसे भी पेयर बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो बता दीजिए। हो जाएगा, कैन यू सोल्व इट और नॉट।
तो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। तो देखो भाई u1 u2 का एक पेयर बना रखा, मतलब u1 मस्ट बी इक्वल टू u2 विथ सम फैक्टर ओवर ईयर या सम फैक्टर ओवर ईयर। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 1 3 -5 1। भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करें जो ये आ जाए, या इसको किससे मल्टीप्लाई करें जो ये आ जाए। तो मैं देखूंगा, अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ 1 2 1 की मैं बात करूँ, थोड़ा मैं साफ ही लिखता हूँ भाई, ऐसे ऐसे गंद साफ आ दिया। लेट्स ट्राई टू राइट नीट एंड क्लीन। दैट इज 1 2 1 एंड 3 -5 एंड 1। तो मुझे या से वो 1 से 3 बनना है या 3 से 1 बनना है। तो ये कैसे होगा, मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई 2 से -5 बनना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2.5 से मल्टीप्लाई करना है 1 से 1। तो यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ आपको 1 से मल्टीप्लाई, मतलब 1 को ये मल्टीप्लाई करनी। तो दो जगह आपको अलग अलग करना पड़ा। तो मतलब ऐसा तो है नहीं भाई आप ऐसे इंडिविजुअल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, पूरे इस रो को ही मल्टीप्लाई करोगे, सो पूरी इस कॉलम को ही मल्टीप्लाई करोगे ना। ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल को तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। या इसकी बात कर लीजिए भाई, इसको 2.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये पेयर तो आपका हो नहीं सकता। आगे चलते हैं भाई, एलिमेंट एलिमेंट हटा देते, ये अच्छा है। यहाँ भी पूरा हटाने की जरूरत नहीं है, ये और अच्छा है। अब u1 u3 ले लेते हैं, मतलब 1 2 1 एंड 2 4 2 4 -8। मतलब 1 से मुझे क्या जाना है, 1 से मुझे क्या यहाँ पर जाना है, 1 से मुझे 2 पे जाना है या 2 से मुझे 1 पे जाना है। ओके वेरी गुड, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड कर दो, बात एक होगी। यहाँ भी सेम, ये मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब ये 2 पे तो अपना चांसेस हो गया। अब आगे चलते भाई, इसको मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर वही सेम कंडीशन होगी। मतलब आपका ये पेयर भी आपका वैलिड नहीं है, मतलब ये पेयर भी आपका क्या है, वैलिड नहीं है। तो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब u1 u4 है, u4 क्या है आपका 3। ऑप्शन जो दे रखे उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, 3 6 -12। इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 3 से, इसको 12 से, वो भी पॉसिबल नहीं, मतलब आपका सी ऑप्शन भी सही गलत है। फिर आपका u3 u4, दैट इज 2 4 -8। मतलब 2 को मुझे 3 बनाना है, 3 को मुझे 2 बनाना है, 4 को मुझे 6 बनाना है, या 6 को मुझे 4 बनाना है, 8 को मुझे 12 बनाना है, 12 को मुझे 8 बनाना है। भाई 2 को 3 बना देते हैं। 2 को मुझे किस में करना है, 3 के इक्वल मल्टीप्लाई, 3 के इक्वल लेकर आना है, तो मैं क्या करता हूँ 3/2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है भाई, 4 को मुझे 6 बनाना है, 4 को मुझे 6 बनाना है, तो क्या करता हूँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है भाई, -8 को मैंने -12 बनाना, क्या करता हूँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई। अरे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कैंसिल करो, 4 हो गया, कैंसिल करो, 2 करो, कैंसिल करो, देखो सेम आ गया ना। मतलब अब इसको मैं u3 को मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो वाली टर्म आ जाएगी। उल्टा करोगे भाई इसको, अगर यहाँ पर ये 3/2 आपको अच्छा नहीं लगा, इसको 2/3 से डिवाइड करोगे तो वो वाली टर्म आ जाएगी, ये वाला रिलेशन हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ये कर दीजिए, 3/2 से ये वाला रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। समझ में आया, यस और नो, समझ में आया। आगे चलें, आगे देखते हैं अभी, कीजिए क्वेश्चन नंबर 116। भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। कंसिडर द फॉलोइंग 3 इंडिपेंडेंट केसेस, पार्टिकल ए ऑफ चार्ज प्लस क्यू, पार्टिकल ए ऑफ चार्ज प्लस क्यू इन फ्री स्पेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इन फ्री स्पेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आपकी जो वेलोसिटी है वो नियर द स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, पार्टिकल बी with charge plus q moves in free space in a circle of radius r, in a circle of radius r सेम स्पीड, मतलब जो स्पीड वेलोसिटी इसकी थी उसकी सेम स्पीड v, सेम स्पीड v। ठीक है, अनदर
पार्टिकल सी हैविंग चार्ज माइनस क्यू मूव्स इन ए केस टू, मतलब इस वाले केस में ऐसा भाई ये आपका मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये आपका एक सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन जितनी इसकी वेलोसिटी थी उतनी इसकी स्पीड है, ये प्लस क्यू है। और दूसरा आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, दिस वन इज प्लस क्यू। दूसरे में तीसरे केस में क्या हुआ भाई, ये पार्टिकल आपका बी, तीसरे केस में क्या हुआ, यहीं पर आपका एक अनदर पार्टिकल रोटेट कर दिया, जो पार्टिकल आपका सी, बट वो पार्टिकल आपका क्या है माइनस क्यू, बट वो पार्टिकल क्या आपका माइनस क्यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, पावर रेडिएटेड बाय चार्ज पार्टिकल पी ए पी बी पी सी, पी आपका जीरो होगा, पी बी पी सी आपका पी बी ग्रेटर देन पी सी, पी आपका जीरो होगा, पी बी इज इक्वल टू पी सी, पी ए ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी सी, पी ए पी बी पी सी ऑल आर इक्वल। बता दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन। बस जस्ट लुक आउट द कंडीशन एंड यू विल गेट आंसर। फर्स्टली यू शुड नो द पावर फार्मूला ऑफ पावर। हो जाएगा। यस और नो। ओके, लेट्स चेक द सॉल्यूशन। पावर मस्ट बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, आगे कांस्टेंट टर्म भी आएगी उसके बारे में चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो मतलब चार्ज भी प्रोपोर्शनल है आपके और एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल है। तो लुक आउट द कंडीशन वन बाय वन। एंड कंडीशन वन, पार्टिकल ए मतलब पावर एसोसिएटेड विद पार्टिकल ए, ओके, ऑफ चार्ज प्लस क्यू मूव्स इन फ्री स्पेस, ओके, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या है भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई आपका जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मैं बार बार बोल रहा हूँ, और यहाँ देख लो आपको सिंबल भी दिया वेलोसिटी का, मतलब वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा, तो पी ए आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी में आपका आंसर होगा, सी और डी आपका आंसर नहीं हो सकता, मतलब 50% आप करेक्ट हो गए। आगे चले, पावर एसोसिएटेड विद पार्टिकल बी, पार्टिकल बी of charge q moves in a free space in a circle of radius r with same speed as in case of v। मतलब क्या है भाई, ऐसे एक पार्टिकल है जो सेम स्पीड, इसने कहा सेम स्पीड, मतलब वेलोसिटी क्या होती है, मान लो ये होगा, ये होगा आपका 10⁸ किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, ऐसे होगा, ठीक है। अब ये वाले सिर्फ ये दिया तो ये आपका स्पीड होता है, अब ये भी दे दे तो ये आपका क्या होता है, वेलोसिटी कहलाता है। इसने डायरेक्शन की बात नहीं की, इसने डायरेक्शन की बात नहीं की, इसने कहा इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब आपका इस वेलोसिटी से मूव करेगा, जब सर्कल में मूव करेगा तो डायरेक्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब कहने का क्या हुआ, स्पीड तो इसकी वो 8 है, लेकिन पूरी वेलोसिटी आपकी चेंज हो, स्पीड सेम है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी जो जस्ट अ नंबर, बट वेलोसिटी आपकी चेंज हो क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, डायरेक्शन आपकी कंटिन्यूसली ऐसे 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 चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जब वेलोसिटी आपकी चेंजेबल है, मतलब कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, तो पी भी आपका किसके इक्वल होगा, क्या स्क्वायर ए स्क्वायर के होगा, ठीक है। अब पार्टिकल सी की बात है जिससे पावर एसोसिएटेड है पी सी, उसमें क्या है, सेम कंडीशन ये है, लेकिन क्या है, चार्ज माइनस क्या हो, माइनस क्या होगा, स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब पी बी मस्ट बी इक्वल टू पी सी।
तो क्या हो जाएगा, पी ए आपका क्या हो गया, पी ए आपका क्या हो गया 0 एंड पी बी मस्ट बी इक्वल टू पी सी। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आपको सोल्व करना था, ऐसे आपको सोल्व करना था। आई होप समझ में आया होगा। आगे चले, देखिए भाई आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद पहले करवाया है, शायद 117, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको डेंसिटी पूछा है, इसको मैं बता ही देता हूँ। वह बहुत इजी क्वेश्चन, डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो बाई एप्सिलॉन। 2 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x, और फिर आपका 2x बच जाए, वो खाली 2 बचेगा, यहाँ पर 2y, फिर आपका 2 बच जाए, यहाँ पर 2z आपका, फिर आपका 2 बचेगा, मतलब आपका 6 आ जाएगा। दैट इज माइनस ऑफ, दैट इज ये आपका क्या है, फाइव नोट, आपका फाइव साथ में आएगा। दैट इज माइनस ऑफ 6 फाइव नोट विच इज, सॉरी प्लस ऑफ 6 फाइव नोट विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो बाय एप्सिलॉन नोट। तो रो मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ 6 फाइव एप्सिलॉन नोट। मतलब यार 2 बार आप ये इसका वो कर दीजिए, ये डेल स्क्वायर फाइव आपका आंसर आ जाएगा, क्यों घबरा रहे। आगे देखते, आगे देखते हैं, सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 118। सोल्व कीजिए। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्सपोनेंशियल z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, z इज इक्वल टू आयोटा n पाई नेचुरल लॉग 3, n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 2 3, और आपका ये होगा z आपका नेचुरल लॉग 3 प्लस माइनस 2 2 n पाई। ऑप्शन बी आपका नेचुरल लॉग 3 प्लस में आयोटा 2n पाई, 2n प्लस 1 पाई, n इज इक्वल टू 0 1 2 3, z इज इक्वल टू आयोटा 3n पाई। बता दीजिए कौन सा ऑप्शन रहेगा। Let's check the solution. Exponential of z is equal to minus of 3. Can I write this one? Exponential of z is equal to 1 minus 1 multiply by minus 3. So definitely exponential of z and 1 is equal to exponential iota 2n plus 1 pi. Can I write this one? भाई ये कॉम्प्लेक्स में भी बताया ना, देन माइनस ऑफ 3। तो टेक द नेचुरल लॉग बोथ साइड, exponential of z is equal to exponential of iota 2n plus 1 pi into में minus of 3. Take the natural log both side, exponential of exponential, the natural log of exponential iota 2n plus 1 pi multiply में minus of 3, multiply में minus of 3, then I think okay. This one is 3, this one is minus 1, this one is 3. Okay, so what will happen, then here z is remaining, and this one is natural log exponential iota 2n plus 1 pi plus में natural log of 3. So what we have finally got, z is equal to iota 2n plus 1 pi plus में natural log of 3. Just check the solution. Option B is the correct option. Option B is the correct option. So I hope you like this video. If you like this video, please like it, share it and subscribe it. And you can watch also on an academy.
go to Unacademy CSIR net, choose my profile Neeraj Bungdua, and watch there all my special classes which is available on Unacademy. तो आपको मिला जाएगा आज 10 PM पे। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आपको आगे भी पसंद आएगा, बट इसको प्लीज़ शेयर कर दिया करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में यूट्यूब पे कल और अनअकैडमी पे आज रात 10 बजे। बाय बाय, थैंक यू।